तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो एक बार हम फिर आ गए अपनी क्लास 10th की ऑनलाइन क्लास लेकर के। तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में कि लाइट है क्या। ठीक है, तो जो लाइट है, लाइट इज द form of energy. It enables us to see things. लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है और ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को देखने में। कैसे हेल्प करता है समझना। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्री है, ठीक है। अब इस ट्री को हम कैसे देख सकते हैं। मान लीजिए ये सन है, ठीक है। सन को हम देख पा रहे हैं किस लिए, क्योंकि सन से जो होता है वो लाइट आती है। जो लाइट रेज होती हैं वो सन से आके और कहाँ गिरती हैं, सीधी हमारी आँखों में। तो इस वजह से हम सन को देख पाते हैं। अब सन के पास तो अपनी खुद की लाइट है, ठीक है। इसके पास अपनी खुद की लाइट है नहीं। भाई अगर रात हो जाएगी तो रात में पेड़ हमें कहाँ दिखाई देते हैं, अंधेरी रात में नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर दिखते हैं चांदनी रात में। हाँ आई नो, चांदनी रात में दिखते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी चाहिए होती है ना, थोड़ी बहुत लाइट होती है, इसलिए तो दिखाई देता है। उसका कॉन्सेप्ट असल में ये है, मान लीजिए मून है, ठीक है। मून है, फुल मून है, चमक रहा है, उसकी वजह से भी हमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो ट्री है वो दिखाई देगा। हम कैपेबल हैं, इसको देख पाएंगे। असल में होता क्या है, मान लीजिए ये कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब इसे इस पेड़ को देखना है, तो असल में होता क्या है, जो हमारा जो सन है वो तो एक क्या है, स्फीयर है। ये हर डायरेक्शन में क्या करता है, सनलाइट को जो है वो फेंकता है, ठीक है। तो सनलाइट ऐसे करके आएगी और इस पेड़ पे पड़ेगी। इसके तमाम जो पार्ट हैं, इसकी जो ब्रांचेस हैं या जो इसकी लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसका जो स्टेम है, इस पर भी पड़ेंगी। अब इस पे पड़ने के बाद में क्या होगा, ये जो लाइट रेज हैं इससे पड़ने के बाद में इससे टकराएंगी और टकरा करके ऐसे करके जो इंसान उसको देखना चाहता है उसकी आंखों के अंदर जाएंगी। और जैसे ही उसकी आंखों के अंदर जाएंगी, पेड़ उसे दिखाई देने लगेगा। पेड़ उसे दिखाई देने लगेगा। जब पेड़ उसे दिखाई देने लगेगा तो पेड़ दिखाई देने की वजह से क्या है, लाइट ही तो है। भाई लाइट यहाँ से पहले यहाँ गई और फिर यहाँ से इसकी आंखों में आ गई, तो इसे पेड़ दिखाई देने लगा। और ये कैसे दिखाई दे रहा था, इससे जो सनलाइट निकल रही थी वो सीधा सीधा इसकी आंखों में जा रही थी, तो उसको सन भी दिखाई दे रहा है। मून भी ऐसे ही दिखाई देता है, ठीक है। मून क्या करता है, पहले सनलाइट इस पर पड़ती है, इससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे पड़ती है, तो हमें रात में मून दिखाई देता है। तो कहने का मेरा जो सीधा सीधा ये है पर्पस कि लाइट जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब जिस चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, थिंग्स, ये जो थिंग्स है ये मेनली दो तरह की हैं। ये मेनली दो तरह की हैं। एक है ल्यूमिनस और एक है नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लाइट यहां आई और इसके बाद इससे स्ट्राइक करके दूसरे की तरफ जो गई, इसी को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब कि
लाइट रेस का किसी सरफेस पे जाके टकरा के वापस जाना, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यही है रिफ्लेक्शन। तभी तो आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? तो लाइट आप समझ गए, लाइट के बाद में आप रिफ्लेक्शन समझ गए, रिफ्लेक्शन क्या है। अब रिफ्लेक्शन की फर्दर जो डिटेल है वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम दो चीजें पढ़ लेते हैं। एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। दोनों ही ऑब्जेक्ट मैंने आपको बना के दिखा दिया एक एक एग्जाम्पल। जैसे सन जो है वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल सन हो गया, पहले समझ लो उसके बाद में डेफिनेशन लिखवा दूंगा, मैं बता दूंगा, लिख तो आप खुद ही लोगे। सन हो गया, सन के बाद में इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, टॉर्च हो गई, टॉर्च के बाद में आपका ट्यूबलाइट हो गई, CFL हो गई, LED लाइट हो गई, ETC, और बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, इवन आपकी क्या हो गई, कैंडल हो गई, कैंडल के पास भी अपनी खुद की लाइट होती है। कैसे? जैसे सामने वो जो है LED जल रही है, उस LED को मैं आराम से देख पा रहा हूँ। क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि इसके पास अपनी खुद की लाइट है। भाई मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया, LED जल गई, वो LED मुझे दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि उसके पास अपनी खुद की लाइट है, इसीलिए मैं उसको देख पा रहा हूँ। तो जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है वो होते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट हैज इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है लेकिन ये हमें ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से दिखाई देते हैं। कैसे? जैसे मार्कर है, अगर मैं इस स्विच को बंद कर दूं तो पूरे रूम में अंधेरा हो जाएगा, फिर क्या ये आपको मार्कर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा वहां से क्या होगा? लाइट जल जाएगी। लाइट जलने से क्या होगा? ये लाइट पहले इसके ऊपर फॉल होगी, यानी कि इसके ऊपर पड़ेगी, और इस पे पड़ने के बाद में इससे रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? कैमरे में, सेंसर में जाएगी, जो कैमरा सेंसर है। कैमरा सेंसर क्या करेगा? उसकी इमेज बनाएगा और आपको आपके मोबाइल की डिस्प्ले पे या कंप्यूटर की डिस्प्ले पे या टैबलेट की डिस्प्ले पे या LED की डिस्प्ले पे, व्हाटएवर जो आप यूज कर रहे हो इस क्लास को देखने के लिए, उस पर दिखाई दे देगा, है ना। तो अब जैसे मैं इसको कैसे देख पा रहा हूं, वहां से लाइट इस पे गिरी और इससे आके मेरी आंखों के अंदर चली गई। तो इसने क्या करा? मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करा? उस लाइट का यूज किया। भाई उसी लाइट की वजह से तो मैं इसको देख पा रहा हूं, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा ट्री हो गया, लाइट पहले यहां पड़ी और फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, इसकी आंखों में पड़ी, इसको ये दिखाई देने लगा। अगर ये ना हो या मून ना हो तो क्या ये दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इसीलिए जब रात होती है, डार्क नाइट्स होती हैं, है ना, जब रात होती है तो रात में हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती। हाँ, वहीं अगर मून है तो अब मून क्या करता है? मून भी नॉन ल्यूमिनस है। पहले जो सनलाइट होती है वो मून तक जाती है और मून उसको रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी आंखों तक, तो हमें मून दिखाई देता है। स्टार्स जो होते हैं उनकी अपनी लाइट होती है, जैसे सन एक स्टार है, ऐसी और बहुत सारे स्टार्स हैं, उनकी अपनी लाइट होती है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट हैं? दे ऑब्जेक्ट दैट हैज नॉट देयर ओन लाइट या इट्स ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो यहां से आपको एक रिफ्लेक्शन का आइडिया मिल गया कि रिफ्लेक्शन असल में क्या है। क्या है रिफ्लेक्शन? जैसे मैं खड़ा हूं, लाइट रे आके मेरे ऊपर गिर रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होके
कैमरा सेंसर तक जा रही है। अगर कैमरा नहीं हो, मान लीजिए आप मेरे सामने हो तो मैं आपको दिखाई दूंगा, आप मुझे दिखाई दोगे। वहीं मैं रॉड बंद कर दूंगा, पूरे रूम में अंधेरा हो जाएगा, ना आप मुझे देख पाओगे ना मैं आपको देख पाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गए ल्यूमिनेशन नॉन ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट का नेचर कैसा है पहले वो समझो। देखिए असल में जो फिजिक्स है, अभी तो आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको उतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। जैसे फिजिक्स जो है उसमें पहले थी क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या थी? क्लासिकल मैकेनिक्स। फिजिक्स के कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफाइंड हो जाते थे। कौन से थे बताऊंगा अभी। फिर कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफाइंड नहीं हो पा रहे थे। जब क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफाइंड नहीं हो पा रहे थे तो एक फिजिक्स की नई ब्रांच आई जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ, आपको क्वांटमेनिया याद आ रही होगी एंटमैन की, वैसा ही कुछ है। तो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, पहले क्लासिकल मैकेनिक्स था, फिर कुछ फिनोमेना डिस्क्राइब हुए, कुछ नहीं डिस्क्राइब हो पाए, तो फिर क्या आया? क्वांटम मैकेनिक्स आया। ठीक, अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो लाइट का नेचर लिया गया है वो वेव नेचर लिया गया है। क्या लिया गया है? वेव नेचर। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो लाइट का नेचर लिया गया है वो लिया गया है पार्टिकल नेचर। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि जो लाइट है वो वेव में चलती है, और क्वांटम मैकेनिक्स वाले कह रहे हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल में चलती है। कई सारे पार्टिकल एक साथ चलते हैं, इन पार्टिकल का अगर एक ग्रुप बना ले, कलेक्शन बना, तो उसको बोलते हैं पैकेट। क्या बोलते हैं? पैकेट। ठीक है, अब जब वेव नेचर इसका कंसिडर करा गया तो वेव नेचर में ये बताया गया कि जो लाइट है, लाइट इज अ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो वर्ड हैं, एक है इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रो, और दूसरा है मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रो जो है आपको क्लियर हो रहा होगा कि इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है इलेक्ट्रिसिटी से? भाई जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी इधर की तरफ बनेगी, करंट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट इधर की तरफ बनेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रो का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो एक तो इलेक्ट्रिक नेचर हो गया इस वेव का, दूसरा मैग्नेटिक वेव। जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है या इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने से उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन के चलने से इस वेव में जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। ये लॉ है, जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो लाइट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इससे ज़्यादा डीप में मत पढ़िए, अभी ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वो जो है 11th-12th की बात है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। ठीक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इसको वेव नेचर का आप ले रहे थे तो ये कुछ फिनोमेना ऐसे थे जिनको डिस्क्राइब कर पा रही थी। ये डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, ये आपका जो लाइट है, लाइट से ही रिलेटेड कुछ फिनोमिना है। जैसे डिफ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? जो टिनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टिनी ऑब्जेक्ट्स के कॉर्नर पे से लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है। टिनी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे से लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? डिफ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन में क्या होता है? लाइट का जो वेव होता है
वो एक तो वेव इस तरीके से चल रही है मान लो, ठीक है, एक चल रही है ऐसे करके, समझ रहे हो, मतलब एक ऐसे चल रही है और एक ऐसे चल रही है। तो एक तो चल रही है इस तरीके से और एक चल रही है ऐसे करके, मतलब कि ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो वेव होती हैं लाइट्स की, इनको अलग अलग कर देना, वो आपका क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। तो ये जो डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, इस तरीके के जो फिनोमिना थे, वो क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि वेव नेचर उसको मान लेते थे, तो उससे जो है ये डिस्क्राइब हो जाते थे, डिफाइंड हो जाते थे। लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो पार्टिकल नेचर से डिस्क्राइब हुए, क्लासिकल मैकेनिक्स उनको डिस्क्राइब ही नहीं कर पाई, ठीक है। वो कौन से फिनोमिना थे जो क्वांटम मैकेनिक्स से डिस्क्राइब हुए? जैसे आपका रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, कास्टिंग ऑफ शैडो हो गया, कास्टिंग ऑफ शैडो। ये सारे जो फिनोमिना हैं ये पार्टिकल नेचर मानने से जो है डिस्क्राइब हुए। तो इसीलिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये बोला कि लाइट जो है, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट जो होती है वो डुअल नेचर की होती है, ये पार्टिकल नेचर की भी होती है और वेव नेचर की भी होती है, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है इसमें, जैसे किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए या कोई भी चीज़ जब आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं, जैसे कोई वेव है, ठीक है, अगर वो वेव जो है ट्रैवल कर रही है तो उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन बोलते हैं। प्रोपोगेशन क्या है? तो जैसे लाइट है, लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मटेरियल मीडियम क्या हो गया, समझो, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है, और मेरे यहाँ पर माइक लगे हुए हैं, ये सेंसर हैं इसके अंदर भी। जैसे ही मैं बोला, अब समझ लेना क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चैम्बर ले लिया, इस चैम्बर में गैस भर दी, गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ये गैस के पार्टिकल हैं। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर कोई और खड़ा हुआ है, मैंने इसका नाम लिया। जैसे ही मैं इसका नाम लेता हूं तो मैंने क्या करा, कुछ बोला, तो मेरे माउथ से क्या हुआ, एयर बाहर निकली। जैसे मैं बोल रहा हूं उसी अमाउंट में एयर बाहर निकली। मैंने बोला आ, तो इस अमाउंट में एयर बाहर निकल रही। मैंने बोला पी, तो इस अमाउंट में एयर बाहर निकल रही है। ये एयर क्या करती है, जो गैस के पार्टिकल हैं इस रूम के अंदर, जो गैस के पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल को क्या करती, वाइब्रेट कर देती है, ठीक है। जैसे ही वाइब्रेट करेगी, अब पहले ये वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा, हो गया वाइब्रेट। इस जैसे ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा, ये अपने आगे वाले पार्टिकल से टकराएगा, तो फिर ये वाला पार्टिकल भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा। ऐसे होते 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 ये वाइब्रेशन बहुत आगे तक जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो फर्स्ट वाला पार्टिकल होगा वो बहुत ज़्यादा तेज वाइब्रेशन करेगा, और आगे तक जाते 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 ये पार्टिकल जो है वो सबसे लास्ट वाला बहुत धीरे से मतलब वाइब्रेट करेगा, और जो सबसे एंड में होगा वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा। इसीलिए अगर मैं यहाँ से बहुत तेजी से चिल्लाता हूँ तो बहुत दूर खड़े आदमी को मेरी आवाज़ धीरे से सुनाई देती है। क्यों? पहले पार्टिकल का वाइब्रेशन तेज था, फिर और धीरे हुआ, फिर और धीरे हुआ, अगले पार्टिकल का और धीरे हुआ, अगले पार्टिकल का और धीरे हुआ, तो ऐसे करके धीरे धीरे वाइब्रेशन कम होता है, उस हिसाब से आवाज़ भी कम होती चली जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर गैस भरी हुई थी इस चैम्बर के अंदर, इसीलिए मेरी जो आवाज़ थी वो मुझसे दूसरे तक पहुंच पाई। अगर मैं ऐसा कोई सिस्टम कर दूं कि यहाँ से इसकी सारी गैस बाहर निकाल के और फिर इसको बंद कर दूं, तो पहली बात तो मैं अंदर जिंदा ही नहीं बचूंगा, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर बाई चांस मैं जिंदा हूं भी, अगर मान लीजिए 20-25 सेकंड या 30 सेकंड तक के लिए या 1 मिनट के लिए मैं जिंदा भी हूं, तो मैं बोलूंगा तो उसे कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उसके अंदर गैस के पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर कोई भी मटेरियल मीडियम ही नहीं है, तो मेरी वॉइस कैसे प्रोपोगेट होगी दूसरे तक? नहीं होगी। लेकिन लाइट के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। क्यों नहीं है समझिए, मैंने ऐसा क्यों कह दिया कोई सीन नहीं है, समझना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये समझने वाली चीज थी, इसको मैं हटा देता हूं।
ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, सही है। अब यहां से सनलाइट अर्थ तक आ रही है। अच्छा, अर्थ का अपना एक एनवायरनमेंट है, मान लीजिए यहां तक एनवायरनमेंट है, गैसेस हैं कई सारी, फिर ये लास्ट है यहां तक। अब एनवायरनमेंट ना होने के बाद भी सनरेज यहां से चलती चली आ रही हैं, जबकि स्पेस में तो कोई एनवायरनमेंट है ही नहीं, स्पेस में तो वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब है जहां पर कुछ ना हो, कोई मटेरियल मीडियम ना हो, कोई एनवायरनमेंट ना हो, वो वैक्यूम है। तो अब जब वैक्यूम है तो ये लाइट यहां तक आ जाती है, नहीं आ जाती है? आ जाती है ना। तो आ जाती, कैसे आ जाती हैं? विनर कोई भी नीड नहीं है इसको। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए, जो लाइट की वेव है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? अच्छा, लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸, यानी कि 3 के आगे 8 जीरो। इतने मीटर एक सेकंड में लाइट जो है वो ट्रेवल कर लेती है, ठीक है। इसको आप किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये लाइट की स्पीड है, ठीक है, इतनी फास्ट होती है लाइट की स्पीड। क्लियर होगी बात? चलिए, वही पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर में भी यही कहते हैं कि जो लाइट है वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और ये पार्टिकल जो होता है वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है। ये पार्टिकल एक कलेक्शन में चलता है, उन कलेक्शन को क्या बोलते हैं? पैकेट बोलते हैं, ठीक है। और लाइट के जो पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं, ठीक है, फोटॉन। इस फोटोन से ही तो बना है फोटो। मेरी एक फोटो ले ले, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। फोटोन से ही फोटो बना है, क्योंकि जब हमारी लाइट, जैसे हमारा फोटो जब कैमरा खींचता है तो कैसे खींचता है भाई? हम खड़े हुए हैं, दिन है तो सनलाइट हमारे यहाँ ऊपर पड़ रही है, वो सारी रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है? कैमरे के सेंसर में जा रही है। वो उस लाइट को क्या करता है? कंपाइल करके फोटो बना देता है ना। तो ये इसी से फोटोन से ही क्या बना है? फोटो बना है, ठीक। क्लियर हो गई? एक एग्जांपल और देता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी फोटोन की वजह से है। आपने देखा होगा जहां पर लाइट की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, जहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाती है, वहां पर लोग क्या करते हैं? सोलर प्लेट लगा लेते हैं। उस सोलर प्लेट में एक मटेरियल होता है, सनलाइट उस मटेरियल के ऊपर पड़ती है। उस मटेरियल के ऊपर पड़ने से क्या होता है? जो फोटोन होते हैं वो अपनी एनर्जी उस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसको दे देते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, वो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है। उस इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, पंखे चलाते हैं, इन्वर्टर से चलाते हैं। तो वो भी इसी से बना है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? ठीक। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन पर, ठीक है। ये नॉर्मल से क्या है आपका, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है लाइट के लिए, बस ज़्यादा नहीं है। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन पर। क्या है? रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन समझो। मान लो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे करके चलेगा, तो जिस पाथ पे चल रहा है उसको रे बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी साउंड वेव ले लो या कोई भी लाइट रे ले लो, अगर किसी भी सरफेस पे टकराने के बाद में वो वापस आ जाती है तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। अब अगर ये लाइट का रिफ्लेक्शन है तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, अगर ये साउंड वेव का रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव बोलेंगे, ठीक। क्लियर है बात? ठीक है, समझ लो। फिर इसकी डेफिनेशन लिख पाऊंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई सरफेस है, दो तरह के सरफेस मैंने लिए। ये वाला सरफेस जो है वो शाइन है इसमें अच्छी खासी, और ये स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ, ठीक, स्मूथ नहीं, स्मूथ। ये वाला जो है, ये सरफेस जो है वो रफ है और डल है, सही।
अब रिफ्लेक्शन, कोई लाइट रे ऐसे करके आएगी, इससे स्ट्राइक करेगी और वापस चली जाएगी, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेम इसके साथ भी होगा, कोई लाइट रे ऐसे करके आएगी और ऐसे करके वापस चली जाएगी। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वो हर एक सरफेस से होगा, शाइनी सरफेस से होगा, स्मूथ सरफेस से भी होगा और रफ सरफेस से भी होगा। कैसे? जैसे ये है, ये दीवार है ना, वहाँ रॉड जल रही है, वो रॉड से लाइट रेज निकल रही हैं, वो इस पे आके गिर रही हैं और ये हमारी आंखों तक उसी रिफ्लेक्शन वाले लाइट को हमारी आंखों तक भेज दे रहा है, तो हमें ये दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की। क्लियर है ना? रिफ्लेक्शन तो इससे भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन मेरी बॉडी भी कर रही है, जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और ये मेरे हाथों से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, हर जगह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मेरी बॉडी में बालों से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन तो हर तरीके के सरफेस से होगा। तो रिफ्लेक्शन का सीधा सीधा ये है कि व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ सरफेस इट गोज बैक is called reflection of light, या is when a light ray falls on a surface it gets back, this phenomena is known as the reflection of light। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आई? अब क्या है, अब साइन सरफेस, स्मूथ सरफेस और रफ और डल सरफेस वाला समझ लो। देखो भाई, एक रेस तो लाइट की आएगी नहीं, रेस तो कई सारी आएंगी, एक रेस ये आएगी, एक रेस ये आएगी, एक रेस ये आएगी, और जो लाइट की जो रेज होंगी, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता चलता है वही रेज बन जाती हैं। तो यहाँ से आने वाला जो लाइट रेज है वो पैरेलल है अगर, और रिफ्लेक्ट होने वाला जो लाइट रेज हैं वो भी अगर पैरेलल हैं, तो इस केस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट रेज थी वो पैरेलल में मिली। इसमें क्या है, ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस में क्या होगा, एक लाइट रे ऐसे चली जाएगी, एक लाइट रे पता चला ऐसे करके चली गई, एक लाइट रे पता चला ऐसे करके चली गई। तो जो फॉलिंग, जो मतलब जो आ रहा है, जो बीम ऑफ लाइट आ रहा है, जो लाइट रेज आ रही वो तो पैरेलल आ रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद में ये पैरेलल नहीं है, तो इसमें अलग है। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर में शीशा लगा होता है, ग्लास, ठीक है, ग्लास में हम जाते हैं, अपना मुंह तक देख लेते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उसका जो सरफेस है वो बहुत ही शाइनी है, बहुत स्मूथ है। तो जैसे ही लाइट रे उस पर पैरेलल लाइट रे आती है और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखता है, इसलिए हम उसमें अपने आप को साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें हम अपने आप को नहीं देख पा रहे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये है, इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? तो मैंने यहां पर लिखा है प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे which fall on the surface of an object is called the reflection of light। ठीक है, मेन क्या है, सेंडिंग बैक। ये सरफेस है, लाइट रे ऐसे आई, इससे स्ट्राइक करके वापस चली गई, बस यही क्या है आपका रिफ्लेक्शन। ठीक, अब ये देखने में तो आपको बड़ा सिंपल लग रहा है कि ऐसे लाइट रे आई, ऐसे स्ट्राइक करी और चली गई वापस, बस यही रिफ्लेक्शन है। लेकिन इसके अगर हम फर्दर डिटेल में जाएं तो सबसे पहले जो हमें मिलेगी चीज वो मिलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस पर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझाता हूं क्या है। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ठीक, कोई भी सरफेस है। अब ये जो सरफेस है ये स्मूथ, शाइनी, डल, रफ
कैसा भी हो सकता है, फिलहाल ये क्या है, ये आपका सरफेस है। ठीक, थोड़ा सीधा बना लेता हूं। एक लाइट रे थी जो ऐसे करके आई, इस पॉइंट पर गिरी। जो लाइट रे ऐसे करके आई और इस पॉइंट पर गिरी, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट, जिस पॉइंट पर लाइट रे फॉल हो रही है। और जो लाइट रे आई, जो इस पर फॉल हुई, उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे या इंसिडेंट रे, जो भी बोलो। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब ये लाइट रे ऐसे करके आई, इस पॉइंट पर स्ट्राइक हुई और ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई। जो रिफ्लेक्ट हुई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक, क्लियर? अब इतनी चीज हो गई। अच्छा, अब ध्यान से समझना। वैसे तो ये 3D में है फिगर, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब एक लाइट रे ऐसे करके आई और यहाँ पड़ी और यहाँ से टकरा के ऐसे करके वापस चली गई। लेकिन अगर मैं इसको साइड व्यू से आपको करके दिखाऊंगा, तो लाइट रे ऐसे करके आई थी, यहाँ पर टकराई थी इस पॉइंट पर और ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। अब इसी को अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको सीधा सीधा लग रहा होगा, मार्कर ऐसे सीधा सीधा आ रहा है, लेकिन वो ऐसे करके आ रहा है और ऐसे टकरा के ऐसे चला जा रहा है। जिस पॉइंट पर ये टकराया था सरफेस के, अगर उस पॉइंट पर हम सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन खींच लें। कैसी? 90 डिग्री। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल लाइन का मतलब ही ये होता है कि वो किसी दूसरी लाइन पर या किसी दूसरे सरफेस पर या किसी दूसरे प्लेन पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कैसे? एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये कोई सर्किल है, इस सर्किल की ये टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट इस सर्किल को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, उस पॉइंट से इस लाइन के साथ मैं 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन ऊपर बनाऊंगा, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। जब आप 11th में आएंगे तो ये आपको सुनने को मिलेगी, मैथमेटिक्स में आएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गई, नॉर्मल। ठीक, अब ये जो इंसिडेंट बीम था, या सॉरी इंसिडेंट लाइट रे थी, ये इंसिडेंट लाइट रे जब ऐसे करके फॉल हुई इस पॉइंट पर, तो इसने नॉर्मल लाइन के साथ एक एंगल बनाया, जिस एंगल को बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। और इसको एंगल को नाम दिया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी, इसने भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया जिसको बोला गया आर, और इसको नाम दिया गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो सबसे पहले जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आया, वो पहला लॉ आया। क्या है पहला लॉ? समझ लीजिएगा। अब मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ। जैसे ये मैं साइड व्यू से दिखा रहा हूँ, लाइट रे ऐसे करके आई और ऐसे करके चली गई। अगर मैं तुम्हें सामने से दिखाऊंगा तो लाइट रे ऐसे करके आई और ऐसे करके चली गई। अब आप इमेजिन करें, मेरे पास ये है, ठीक है, मैं इस पे बना रहा हूँ, यही चीज़ मैं इस पे बना दे रहा हूँ,
देखिए ये बना हुआ है। अब अगर मैं इसको ऐसे करके कर दूं और इसका बॉर्डर नहीं होता तो आपको ये फिगर कैसी दिखाई देती, कैसी दिखाई देती? अगर मैं इसको, तो आपको ये जो फिगर है वो सिर्फ ऐसी तो दिखाई देती, एक लाइन दिखाई देती बस। अगर आप इसको ऐसे करके व्यू से देख रहे हो, फ्रंट व्यू से, तो आपको ऐसे दिख रही है, लेकिन जैसे आप इसको साइड व्यू कर दे रहे हो तो आपको ये ऐसी दिख रही है। दिख रही है? बात समझ में आ गई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? समझ में आ गई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? और जैसे ही आपने इसको फिर से फ्रंट व्यू से देखना शुरू कर दिया तो अभी आपको क्या दिखने लगी? लाइन दिखने लगी। तो आपको एक प्लेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लेन दिख रहा है ना? तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ है, वो पहला लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी? रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों जो रेज हैं, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये रे नहीं है, ये लाइन है। ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में, और ये लाइन भी कौन सी पॉइंट पर है? इंसिडेंट पॉइंट। तो क्या लिखोगे? नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट, एट इंसिडेंट पॉइंट आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में होती हैं। अगर आप इसको ऐसे करके व्यू से देखो तो आपको एक प्लेन दिखाई देगा, एक लाइन दिखाई देगी, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जिस इसको साइड व्यू से देखोगे तो आपको ऐसी फिगर दिखाने लगेगी। तो ये तो रिफ्लेक्शन का जो हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, इसको लिख लेना, पॉज करके लिख लो। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और आपको ही समझ में। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। According to second law of reflection, angle of incidence I is always equal to angle of reflection. Clear? According to second law of reflection, angle of incidence I is always equal to angle of reflection R. Angle of reflection R, यानी कि angle I is equal to angle R. ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक है, तो ये दोनों लॉ आपको पता होना चाहिए, ये फिगर आपको पता होना चाहिए। इस फिगर को आप एक नाम भी दे सकते हैं। सरफेस का नाम मान लीजिए आपने एम डैश ले लिया। जो रे थी वो ए पॉइंट से आ रही थी और जहाँ पे गिर रही थी उस पॉइंट का नाम था ओ, और रिफ्लेक्ट होके जा रही थी तो ये था बी। ये नॉर्मल लाइन को हम एन ले लेते हैं। एंगल आई हो गया, ये आर हो गया। क्लियर होगी बात? ये आपको फिगर बनानी, सही है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो ये आपको आना चाहिए। अब जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा है, अगर ये वाली जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे अगर इस तरीके से ना आए, मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, हटा दिया मैंने, थोड़ी देर के लिए अब तो हटा ही दे रहा हूँ, और ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, ये भी मैंने हटा दिया, ये भी मैंने हटा दिया, ये पूरा मैंने हटा दिया, बस इतना रह गया। ये आपका सरफेस है, ये आपकी नॉर्मल लाइन है, ये इंसिडेंट।
ठीक है। अब एक रे ऐसी थी जो ऐसी ना आ करके ऐसे नहीं आई है, ये क्या आई, ऐसे करके यहाँ से आई है। जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन के ऊपर से ही आ गई है, नॉर्मल लाइन को कोइंसाइड करती हुई ऐसे करके आई, यानी कि कौन से डिग्री पे, 90 डिग्री पे आके इसने क्या करा, सरफेस को स्ट्राइक करा। तो ऐसी जो लाइट रे होगी जो नॉर्मल लाइन के अलोंग आ जाएगी, नॉर्मल लाइन के ऊपर आ जाएगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी सरफेस के साथ में, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। एमसीक्यूज में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। 4 ऑप्शन देंगे उसमें से पूछ लेगा, तो आपको बताना है सेंड बैक ऑन द सेम पाथ, सेंड बैक ऑन द सेम पाथ। इसी से रिलेट करता हुआ कोई ना कोई ऑप्शन वहां पर होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें एक चीज और समझनी है, ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट में ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो लाइट रेस को क्या कर सके, इमिट कर सके। इमिट का मतलब निकालना, जो लाइट रेस को निकाल सके या फिर रिफ्लेक्ट कर सके। अगर उसकी खुद की लाइट होगी तो वो उसको इमिट करेगी, अगर खुद की लाइट नहीं होगी तो दूसरे की लाइट को इमिट करेगा। वही क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अगर इसकी खुद की लाइट होगी तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और नहीं होगी खुद की लाइट तो यह नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो ऐसी कोई भी थिंग, ठीक है, एनीथिंग दैट गिव्स अस लाइट्स और रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं इमेज पर। तो इमेज जो होती है वो असल में एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है। अब क्या ऑप्टिकल अपीयरेंस है समझिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपनी खुद की लाइट रे है या वो किसी की दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अगर उसके पास खुद की लाइट रे तब भी वो लाइट रे इमिट करेगा, दूसरे की रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे ही लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, है ना, जैसे ये यहाँ पर CFL लगी है, सॉरी LED लगी हुई है, ये LED लाइट रे एमिट कर रही है, मेरे ऊपर गिर रही है और मेरी जो बॉडी है उसको क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। बॉडी के रिफ्लेक्ट करने की वजह से एक ऑप्टिकल अपीयरेंस बन रही है जिसको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये आपकी क्या है, इमेज है। अब इमेज के 2 टाइप हैं, एक तो है रियल इमेज और एक है वर्चुअल, एक है वर्चुअल इमेज। अब रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है समझो। देखो बहुत ही सिंपल है। वैसे तो जो रियल इमेज होती है वो हमें स्क्रीन पर मिलती है। कहाँ मिलती है, स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जो इमेज बन रही है वो रियल है, और जो स्क्रीन पर नहीं बन रही है, जो स्क्रीन पर नहीं बन रही है वो वर्चुअल है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर में LED लगा हुआ है बहुत बड़ा, उस LED में आप मूवी देख रहे हो, तो उस पे जो चल रही हैं इमेजेस वो रियल इमेजेस हैं। आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो, थिएटर में एक बहुत बड़ा सा एक पर्दा लगा रहता है, उस पे इमेजेस बनती हैं, वो इमेजेस कैसी हैं, रियल हैं। ठीक है, वर्चुअल कौन सी है। असल में अगर मैं बहुत सिंपल बात में बताना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मैंने वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा लिया, उस प्रोजेक्टर की जो लाइट है वो इस वाली वॉल पे आके पड़ रही है। अगर देखा जाए वो प्रोजेक्टर, अब मैं ऐसे आके जो इमेज चली, मैं उस इमेज पे हाथ रख सकता हूँ, उस इमेज को हाथ तो रख सकता हूँ ना उस पर, क्योंकि वो किस पे बन रही है, इस वाली स्क्रीन पे बन रही है। मैं उस पर छू सकता हूँ, उसको उस पर टच करके देख सकता हूँ। तो ऐसी जो इमेज होती है, ये लिख मत देना एग्जाम में, समझाने के लिए बता रहा हूँ रियल इमेज। कभी एग्जाम में ये लिख दो, द इमेज दैट कैन बी टच बाई मी इज कॉल्ड द रियल इमेज, गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा, इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। हम अपना फोटोग्राफ देखते हैं, वो रियल इमेज होता है।
ठीक है। वर्चुअल कौन सा होता है? मान लीजिए हम शीशे के आगे खड़े हुए हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ लगा हुआ है शीशा, ग्लास लगा हुआ है, प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं अपने आप को इस मिरर में देखूंगा तो मैं कहां दिखाई दूंगा? इसको यहीं पर तो दिखाई दूंगा ना। अब अगर मैं इसको टच करना चाहूं तो क्या टच कर पाऊंगा? नहीं। मैं ये गिलास के पीछे बन रही है। असल में जिस मिरर को हम देख रहे हैं उस मिरर के पीछे बन रही है। अगर मेरी मिरर से डिस्टेंस 4 फीट है तो इसकी भी इस मिरर के अंदर डिस्टेंस 4 फीट होगी। तो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। मिरर के अंदर यानी कि मिरर के पीछे जो इमेज बनती है या उसके अंदर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, और स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो रियल होती है। जब मैं मिरर के टाइप बताऊंगा, मिरर से इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा, तब मैं आपको एक बार रियल और वर्चुअल इमेज फिर से बताऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। लोड मतलब मजे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, ठीक है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करी है तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की इमेज जो है वो मिरर के अंदर कैसे बनती है, मिरर के पीछे कैसे बनती है, ठीक है। लेकिन ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अच्छा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा स्लो है, मैं धीरे पढ़ाता हूँ जिससे कि बच्चे अच्छे से उसको समझ सकें। तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड 2x पे भी करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 40 मिनट का वीडियो 2x पे करोगे तो 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं स्लो पढ़ाता हूँ कि बच्चा समझ पाए, बहुत जल्दी नहीं भागना है आगे, समझना है चीज़ों को, रिलेट करके पढ़ेंगे, रटना नहीं है। कोई भी चीज़ मैंने बताई वो रटनी नहीं है, आपको समझ के पढ़ना है। समझ के अगर याद करोगे तो आपको याद रहेगा अच्छे से, और रट लोगे तो नहीं याद रहेगा। अब जैसे रियल और वर्चुअल इमेज मैंने बता रहा था अभी आपको, मैंने बता दिया कि स्क्रीन पे बन जाती है वो रियल होती है और जो स्क्रीन पे नहीं बनती वो वर्चुअल होती है। एग्ज़ाम में इतना बता देता तो बहुत कन्फ्यूज़न होता, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ पर एक प्रोजेक्टर है और यहाँ पर इमेज बन रही, तो मैं रियल में उसको टच करके देख सकता हूँ उस इमेज को। हालांकि वो हाथ रखूँगा तो मेरे हाथ के ऊपर बनने लगेगी, लेकिन मैं उसको टच तो कर पा रहा हूँ ना, मेरे हाथ पे तो बनी ना, टच तो हो गई ना, वो रियल है। जिसको मैं रियल में टच कर पा रहा हूँ वो रियल इमेज है। और जो शीशे के अंदर बन रही मैं उसको टच ही नहीं कर पाऊंगा, वो शीशे के पीछे बन रही है ना। मैं शीशे से 4 फीट दूर खड़ा हूँ तो इमेज भी 4 फीट दूर बन रही है, मैं उसको टच ही नहीं कर सकता। अगर अपना हाथ बढ़ा भी लूँगा, मतलब 4 आगे जाके हाथ बढ़ा के टच करना चाहूँगा तो नहीं टच कर पाऊँगा, उसको टच नहीं कर पाऊँगा, कोई दूसरा भी नहीं टच कर पाए। चलो आप ये कह दोगे कि सर अगर आप मिरर पर टच करोगे तो उधर से भी अंदर से भी आपका हाथ टच करेगा, चलो ठीक है, मैं नहीं टच करूँगा, किसी थर्ड पर्सन को बोलूँगा या सेकंड पर्सन को बोलूँगा उसको टच करो, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो वर्चुअल इमेज है। साइंटिफिक लैंग्वेज में आगे बता दूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा लाइट के बारे में, लाइट के नेचर के बारे में, ठीक है। जितना ज़रूरी था उतना ही मैंने आपको बताया है, ज़्यादा बताऊंगा तो फिर ऊपर से उड़ जाएगा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना हाई फाई भी नहीं पढ़ाना है, जितना आपके समझ का है उतना ही पढ़ाना है। तो आप अपना इसको पढ़िए, इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। बुक से भी पढ़िए, वीडियो भी देखिए, मेरा भी सही, और दूसरे टीचर जो पढ़ाते हैं उनका भी देखिए, ठीक है। मेहनत कीजिए, आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करनी है, अभी से करनी है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। ये नहीं कि कर लेंगे, नहीं, अभी से शुरू कीजिए, तब आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। आप अपना जितना जल्दी सिलेबस कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, उसका 3-4 बार रिवीजन भी कर लेंगे, और जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा। हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। मुझे भी, मैं जितनी बार पढ़ाता हूँ उतनी बार कुछ नया सीखता हूँ, क्योंकि मान लो एक बुक से पढ़ा दूंगा फिर दूसरी बुक से पढ़ाना शुरू करता हूँ, चलो इससे पढ़ा लो, इसमें क्या है, तो कुछ नई चीज़ मिल जाती है,
ठीक है, तो आप मेहनत करिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, खेलिए भी साथ में, पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, अब ये वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ, तो अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब ब खैर। ठीक है।